मुझे होस्ट बना दीजिएगा प्लीज, ठीक है? तो सभी मित्रों को जय JMBD, सभी को नमस्कार। सभी का आज की जूम मीटिंग में स्वागत मैं करता हूं। और नाम रुद्रशिव मिश्रा है, ज्यादातर लोग परिचित ही होंगे, लेकिन एक परंपरा है अपना परिचय देने की। तो मैं लखनऊ में करीब 42 सालों से रह रहा हूं और रायबरेली जिला मेरा मूल जनपद है। और बहुत हमारे घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इस वजह से 17 साल की उम्र में ही मैं लखनऊ आ गया। अधूरी पढ़ाई 11वां पास करके लखनऊ आ गया था, फिर प्राइवेट फार्म भर के इंटर किया, ग्रेजुएशन का प्रयास किया, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में फेल हो गया, फिर वो आगे नहीं हो पाया। बड़े अखबारों में काम किया, छोटे पद से दैनिक जागरण में शुरुआत की सन 1980 में 150 रुपए से। और वो दौर हैंड कंपोजिंग का हुआ करता था। एक बहुत छोटा पद होता था प्रूफ बॉय का, क्योंकि मैं बॉय ही था, क्योंकि अंडर एज आया था, 17 साल का था, तो वो पद नाम भी था प्रूफ बॉय। तो मैं प्रूफ उतारता था, कंपोजिटरों के जो मैटर होते थे उसको मैं इंक लगा के प्रूफ उतारता था, तो उसे प्रूफ रीडर लोग पढ़ा करते थे, करेक्शन लगाते थे कंपोजिटर लोग। तो वो दौर था। जो उस समय 150 रुपए की भी काफी वैल्यू हुआ करती थी। आज तो किसी के पास 1 लाख भी है तो भी कम ही लगता है, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं। पहले खर्चे कम होते थे, आज खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रहन सहन बदल गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने 4 अखबारों में, बड़े अखबारों में काम किया, छोटे पद से शुरू करके बड़े पद तक गया। बड़ा पद एक ब्यूरो चीफ जिले का होता है, इंचार्ज होता, वहां तक मैं पहुंचा है। हिंदुस्तान अखबार में ब्यूरो चीफ रहा, सीतापुर श्रावस्ती में लगभग 5 साल, दोनों मिला के। और वहाँ अच्छा सम्मान मिला। और इन्हीं अखबारों की बदौलत ही हमारा एक जो जीवन था, एक नौकरी का एक जो होता है समय, छोटा समय नहीं, करीब 80 से लेके सन 2021 तक, जुलाई तक, इतने सालों हमने इन्हीं अखबार में जीवन बिताया। उसी की बदौलत हमने अपने घर गृहस्थी चलाई, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे नौकरी पे चले गए, बिटिया की शादी की, तमाम सारी चीजें उसी की बदौलत हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो था कि और हम अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो मौका शायद नहीं मिला हमें। वो मौका अब हमें मिला है JMBD के माध्यम से। JMBD में जुड़ने की कहानी मैं बता ही चुका हूँ कई बार, हर बार बताने का होता है। लेकिन जब कंपनी बनी तो उसके बाद हमारी वाइफ की आईडी लगी। इसके पहले की कंपनी में भी ही वाइफ की ही आईडी थी, तो उसमें भी एक अच्छी इनकम शुरू हो गई थी। लेकिन उसका वाकया सभी को मालूम है क्या हुआ। तो जब ये कंपनी बनी तो यहाँ भी वाइफ की आईडी लगी। तो नेटवर्क विस्तार या बिजनेस विस्तार का काम नौकरी पीरियड में नहीं हो सका। तो रिटायरमेंट के बाद पंकज सर की प्रेरणा से, उनके सहयोग से और दद्दा जी के आशीर्वाद से इसको अक्टूबर मान सकते हैं 2021 से धीरे धीरे शुरू किया। बीच में फिर निगेटिविटी कुछ आई, फिर दद्दा जी के प्रयास से, ओम सर के प्रयास से, रमेश सर के प्रयास, सभी जो सीनियर्स हैं, तो उन सब के प्रयास से मैं फिर पॉजिटिव हुआ, फिर काम शुरू किया। तो ये निगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सब आती रहती है। ये जो काम है अपना नेटवर्किंग का, इसमें ये आते रहते हैं ऐब लोगों में, क्योंकि ये ऐसा माहौल बनाता रहता, बीच बीच में लोग ऐसे आते रहते हैं हमारे जीवन में, जो या ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, या कुछ ऐसा घटना हो क्रम हो जाता है जिससे मन प्रभावित हो जाता है और भटकाव की ओर बढ़ने लगता है। सभी के साथ होता होगा, हमारे साथ तो हो जाता है कभी कभार, लेकिन फिलहाल तो अच्छा चल रहा है काम। और
निरंतर सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ ना कुछ नया करें। और लगातार, क्योंकि अपना ये बिजनेस सीखने सिखाने का ही है, जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम सिखाएंगे नहीं लोगों को, अपनी टीम को, नए आए लोगों को, तब तक ग्रोथ नहीं होनी है। चाहे अपनी हो, चाहे निजी टीम की हो, चाहे अपलाइन की हो, चाहे कंपनी की हो। कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी। तो मित्रों, आज का जो विषय हमने लिया है, स्टार बनना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज बगैर संघर्ष के मिलती नहीं है। अगर बगैर संघर्ष के मिल भी जाती है किसी को तो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और होता होगा तभी लोग कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हैं समाज में भरे पड़े कि किसी को चीज मिल जाती है तो वो उसको संभाल नहीं पाता, और उसके हाथ से वो फिर फिसल जाती है चीज। चाहे कोई पद हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई धन संपत्ति हो, तो ये सब होता रहता है सभी के साथ में। अगर बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के चीजें आती हैं तो फिर कुछ ऐसे ऐब आ जाते हैं जिससे वो नीचे खिसक जाती है जमीन। तो मैं ये कह रहा था कि संघर्ष किस काम में नहीं है, हर काम में संघर्ष है, और हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। बगैर संघर्ष के कुछ हासिल होता नहीं। अगर हम ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर हम स्टार की तरह चमकना चाहते हैं तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ लाखों करोड़ों की कमाने की बात और कमाने की बातें करते हैं, प्लान देते समय बताते हैं लोगों को कि लाखों करोड़ों हम कमा सकते हैं। तो अगर इतना ही आसान होता तो जो लाखों करोड़ों नेटवर्कर हैं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी करोड़पति होते। तो इतना आसान नहीं है। कहने की बात अलग है, समझाने की बात अलग है, लेकिन जब करना पड़ता है तभी पता चलता है किसी को। क्योंकि इतनी बड़ी रकम इनकम पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। और ये सच है, ये काम इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। यह सिस्टम हमारी रातों की नींद और दिन का चैन मांगता है, तभी हम आगे कोई स्टार या कोई एमराल्ड, कोई रूबी, कोई रॉयल्टी तभी बनते हैं। कोई ऐसे नहीं बनते हैं। अलका जी ने कितनी मेहनत की है, सुरेश जी ने कितनी मेहनत की है पिछले दिनों जो उनका आयोजन हुआ दिल्ली में। जैसा बताया अलका जी ने, कैसे कैसे बस से जाती थी, ट्रेन से जाती थी सामान लाद के। और भी तमाम सारे साथी अपने अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया तो जाके उनको ये रॉयल्टी मिली, तब जाके एक स्टेज में सम्मान नसीब हुआ। तो मित्रों, आसान नहीं होता, बगैर संघर्ष के आप कुछ पा नहीं सकते हैं। और जो यह दे रहे हैं, यानी कि जो ये संघर्ष कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो पीछे छूट रहे हैं। चाहे हम हो, चाहे कोई दूसरा साथी हो, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बहुत से लोग ज्वाइन करने के बाद पूछते हैं या अपने सीनियर से शिकायत करते हैं कि सर जी पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा कैसे आएगा? या तो सर जी ने सही से उस व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराते समय बताया नहीं है, या हड़बड़ी में ज्वाइन करा दिया, सिर्फ अपना लाभ देखा, या सर जी ने बताया लेकिन जो ज्वाइन करने वाला है उसने समझने का प्रयास नहीं किया। अगर वो समझ लेता तो शिकायत करने का उसको मौका न मिलता। तो दोनों बातें हो सकती हैं, मे बी हमने उसको ठीक से समझाया नहीं, या उसने समझने का प्रयास नहीं किया। तो मित्रों,
हमने एक मीटिंग में बाज वाली कहानी बताई थी, याद होगी शायद बहुत सारे मित्रों को, साथियों को, कि वह किस प्रकार अपने बच्चे को ऊंची उड़ान के लिए तैयार करता है, कैसे उसे ऊंचाई पर ले जाता है, और जब वो बच्चे को उड़ने के लिए छोड़ देता है ऊपर जाके, और जब वो बच्चा जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तब बाज उसे पकड़ लेता है। मित्रों, इसी प्रक्रिया से वह अपने बच्चे को उड़ने में पारंगत बनाता है। तो ये बिजनेस जो अपना है, बिजनेस है, इसमें भी जो सीनियर होता है उसका दायित्व है कि वह जिसे इस सिस्टम में लाता है या ज्वाइन कराता है, तो उसको बाज की तरह ही नए आए डिस्ट्रीब्यूटर को सही तरीके से प्रशिक्षित करे, तभी वह डिस्ट्रीब्यूटर सफल होगा और उसका लाभ उस सीनियर को मिलेगा जो उसे इस सिस्टम में लेकर आया है। क्योंकि मित्रों, बात कर रहे थे हम संघर्षों की, तो जो भी सफल हुआ है, जिसने भी नाम कमाया है इस दुनिया में, अपने देश के हों चाहे विदेश के हों, चाहे राजनीति के हों, चाहे क्रिकेट के हों, चाहे सिनेमा के हों, किसी भी चीज, या बिजनेसमैन हो, तो जिसने भी संघर्ष किया है, झेला है, बिना संघर्षों के किसी को थाली में सजाकर सफलता नहीं मिल जाती। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब फिल्म जगत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को ही ले, क्या उन्हें पहली फिल्म से ही सफलता मिल गई? बीच में उन्होंने कितना संघर्ष झेला, आर्थिक तंगी, कितनी किससे किससे मदद ली, तब जाके फिर आगे आज आज वो फिर से चमकते हुए सितारे हैं, इस एज में भी करोड़ों कमा रहे हैं। तो मित्रों, बगैर संघर्ष के कुछ हासिल होता नहीं। ऐसे ही चाहे महेश सिंह धोनी हो, चाहे तेंदुलकर हो, सभी ने अपने करियर में संघर्ष किया है, तभी वो आज हम उनको याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे एक क्रिकेट जगत के और सिनेमा के एक मेगा स्टार हैं। उन्होंने नाम कमाया है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अब उदाहरणों में न जाएं तो। और इसी तरह से जैसे विभिन्न प्रकार के कोई आविष्कार होता है, किसी भी चीज के आविष्कार हुए हो पहले, सदियों पहले या आज जो हो रहे हैं, तो उनके जो कोई एक दिन में तो हो नहीं जाता, कोई चीज खोजी जाती है तो उसको में सालों साल लग जाते हैं, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग होते रहते हैं, तब जाके एक उसका रिजल्ट आता है, तब उसको बाजार में लाया जाता है। तो चाहे वो बल्ब आविष्कार हो, टेलीफोन आविष्कार हो, एरोप्लेन आविष्कार हो, ट्रेन का आविष्कार हो, जो भी चीज नई तकनीक आती है वो कोई एक दिन में या मंत्र फूकने से नहीं आ जाती है। पहले के जमाने में, युगों पहले, सतयुग में मंत्र फूकने से शक्तियां आ जाती थी, लेकिन आज कलयुग है, तो इसमें तो तकनीक है, तकनीक डेवलप की जाती है, हाँ, तब जाके कोई चीज डेवलप होती है, तब उसको बाजार में लाया जाता है। अब जैसे कोरोना का टीका टीका को ही लें, तमाम परीक्षण के बाद उसको लाया गया, तमाम देश पिछड़ गए, लेकिन अपने देश में वो लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक लोगों को लगा, जीवन बचा लाखों करोड़ों लोगों का। तो कोई भी आविष्कार हो, चाहे कोई सफलता हो, चाहे कोई चीज हो, तो वो बगैर संघर्ष के टिकती नहीं है, चलती नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति जेएमबीडी सिस्टम से जुड़ता है और चाहता है कि रातों रात सफल हो जाएंगे, बिना संघर्ष किए, बिना लोगों से मिले, बिना घर से दूर गए, बिना सिस्टम को फॉलो किए, बिना प्लान दिखाए, बिना इस सिस्टम को सीखे, तो ये नामुमकिन है। मित्रों, मैंने भी 1-1.5 साल में इस सिस्टम से थोड़ा बहुत सीखा है और लगातार सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत अनुभवी नहीं हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, लेकिन आप सभी मित्रों से, बड़े बड़े सीनियरों से और
जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो नए साथी आते हैं, उनके भी बहुत बढ़िया अनुभव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करते हैं, तो उससे भी सीखने का मैं लगातार प्रयास करता हूँ। कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। जैसा कि कुछ लोगों को में होता है, ईगो होता है कि अरे भाई ये बताएगा हमको, तो वैसी बात नहीं। हमें तो लगता है कि किसी से भी हम अच्छी बात किसी से भी सीख सकते हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि हम जब भी घर छोड़ते हैं, हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, जब भी घर छोड़ते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ होता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। सभी लोग कहते हैं घर छोड़ना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो ऐसा मैं मानता हूँ सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब भी हम घर छोड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। भले वो थोड़ी ही मिलती है, लेकिन सफल होते हैं, कुछ ना कुछ हम हासिल करके आते हैं। जब बाजार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दूर जाते हैं, तो भले हम थोड़ा ही लेके आवे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। खाली हाथ नहीं आते। भले उनमें हमने 10 लोगों से मुलाकात की, भले उनमें से 4 लोगों ने, 6 लोगों ने नहीं लिया कुछ या नहीं जुड़े, लेकिन उसमें आधे या 4 लोग जरूर उसमें कुछ ना कुछ लेते हैं या जुड़ते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। और दूसरा पहलू ये है, जब हम लापरवाही करते हैं, क्योंकि मैंने पहली मीटिंगों में भी बताया कि मैं इतने दिन काम नहीं किया हमने, अगर पूरे दिन काम करते तो क्या परिणाम आता। तो जब हम लापरवाही करते हैं या आलस करते हैं, तो नतीजा 0 रहता है। घर बैठे तो कोई आपके पास मिलने आने वाला नहीं है, या हम इतने बड़े लीडर तो है नहीं कि फोन कर दिया भाई हम फलाने जगह रुके हुए हैं, फलाने होटल में हैं, तो चले आओ भैया मिलने। तो ये तब होता है जब एक पोजीशन पे पहुंच जाता है कोई लीडर, अच्छा मुकाम हासिल करता है, बड़ी टीम होती है, तब वो होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन शुरुआत में नहीं होता कि कोई आपसे मिलने चला आवे घर घर में या होटल में। तो वो धीरे धीरे ही आता है, चीजें विकसित होती हैं। जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, जब आप कुछ हासिल कर लेते हो, किसी पिन पे पहुंच जाते हो, बड़ी पिन पे पहुंच जाते हो, तो लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, आपके पीछे आते हैं। जब आप कहते हो कि हाँ आ जाओ, तो आ जाते हैं। तो ये होता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। तो हमें प्रत्येक दिन घर छोड़ना होगा, इसमें आलस नहीं करना चाहिए। हम अपने लिए भी कह रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने लिए कहता हूँ, तब मैं दूसरों के लिए कहता हूँ। तो लोगों से मिलकर उन्हें प्लान दिखाना होगा, तभी हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस दौरान संघर्ष तो झेलना ही होगा। कोई आप घर से निकलोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां सब सजा सजाया रखा हुआ है प्लेट में और आप लेके समेट के चले आएंगे। तो संघर्ष तो झेलना ही होगा, चाहे वह लोगों की ना के रूप में मिले, चाहे प्रोडक्ट की शिकायत के रूप में मिले, चाहे कंपनी की शिकायत के रूप में मिले, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की शिकायत के रूप में मिले, या कुछ कंपनियां लेके भाग गई हैं उनकी शिकायत के रूप में मिले, या हमारी खुद की शिकायत मिले। हमारी भी शिकायत मिल सकती है, भाई कोई हमें नहीं पसंद करता, कोई हमारा चेहरा नहीं पसंद करता है, कोई हमारी कार्यशैली नहीं पसंद करता, तो हमारी भी शिकायत एक दूसरे से कर सकता है कि फला व्यक्ति अच्छा, उससे कर रहे हो काम, वो तो बहुत बेकार आदमी है। तो ये संघर्ष आपको झेलने पड़ेंगे, हमें भी झेलने पड़ते हैं, सभी के सामने ऐसे मामले आते ही होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे बड़ा संघर्ष ये आता है कि जब हमारी टीम डेवलप होने लगती है, तो वो टूटने भी लगती है, पीछे से टूटती भी है। तो ये सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तो चाहे घरेलू समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप जब काम है, आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पत्नी है, तो
आपके पास उनकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा तो है नहीं कि आप बस रातों दिन जेएमबीडी में जुटे हुए हैं, परिवार पीछे छूटा हुआ है। तो बच्चे भी तो आपका समय चाहते हैं। ये सही है कि जब हम निकलते हैं तो पैसा बनता है, लेकिन कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा सब कुछ भी है, दोनों बातें हैं। तो अगर हम परिवार को समय नहीं देंगे, चाहे हम जैसे दें समय निकालें, तो परिवार के लिए भी समय निकालना है। नहीं तो घर में भी चिक चिक होगी, आपको कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा। तो सब सामंजस्य बिठा के आपको चलना है। तो ये भी एक चुनौती है आपके सामने कि हम कैसे सामंजस्य बिठाएं परिवार से, बच्चों से, रिश्तेदारों से। बहुत सारी शादियां होती हैं, क्या है रिश्तेदारी, मान लीजिए आप परिवार में अकेले हैं, आपके 10 रिश्तेदार हैं और सीजन में 2-4 जगह शादी है, तो पता चला आप टूर पे हैं, पता चला किसी दूर के जिले में है या दूसरे प्रदेश में है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भाई रिश्तेदार भी शिकायत करेंगे। तो ये बात अलग है कि आप जब आएंगे उसको अपना गिफ्ट देंगे, सारी चीजें सही हैं, लेकिन आदमी ये तो सोचता ही है कि भाई हमारे जो मौका था, शादी का मौका था या कोई ओकेशन था, उस पे आप नहीं आए। तो इस सब में हमें सामंजस्य बिठाना है। और ये भी एक संघर्ष ही है। सामंजस्य बिठाना कोई आसान काम है क्या? आप एक तरफ सोचते हो भाई फलानी जगह हमारे फला जिले में हमें जाना है, वहां पे 4-10 ज्वाइनिंग लगी हुई है 15-15 हजार की, और उसी दिन शादी पड़ी हुई है, अब क्या करें? तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, कोई आसान कार्य नहीं है। और इस पे सामंजस्य बिठाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये अड़चने हमें, जब तक हम करेंगे काम नेटवर्किंग, तब तक आती ही रहेंगी। और जब एक पैसिव इनकम, अच्छी इनकम आने लगेगी, जब हमारी फील्ड में उतनी जरूरत नहीं रहेगी जो अभी है फिलहाल, तब हम एक दूसरी स्थिति में होंगे। लेकिन जब शुरुआती दौर होता है, जब हमें कोई पिन अचीव नहीं होती है या हम कोई छोटी पिन पे होते हैं, तो हमें ये संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई रॉयल्टी पे पहुंच गया, रॉयल्टी कायम रखना भी चुनौती है, आसान थोड़ी, रॉयल्टी तो ले ली, लेकिन उसको कायम रखना भी चुनौती है। टेक्निकल हो गए, लेकिन टेक्निकल बने रहना भी चुनौती है। ये सारी चीजें कोई इतना आसान नहीं है कि हाँ भाई हमने रॉयल्टी तो ले ली, लेकिन हर महीने रॉयल्टी आए, ये सबसे बड़ी बात है। टेक्निकल पहुंच गए, लेकिन टेक्निकल का पैसा हर महीने आता रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, आ रही हैं, और बस इनसे पार पाना ही हमारी विशेषता होनी चाहिए। तो हमारी विशेषता या बहादुरी तभी है जब हम निखर के जो है, और जब हम जो है इन समस्याओं से पार पाना सीख लेंगे। जो सारी समस्याएं हैं, इनसे पार पाना कैसे सीखना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है। तो मित्रों, इनसे पार पाने के लिए हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा। इसके लिए है हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। इसके लिए चाहे हमें किताबें पढ़नी पड़े, वीडियो सुनने पड़े, सेमिनार अटेंड करनी पड़े, डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़े, या अपने सीनियर से सीखना पड़े, हमें ज्ञान बढ़ाना ही पड़ेगा। बगैर ज्ञान बढ़ाए हम इन समस्याओं से नहीं जूझ सकते। क्योंकि भाई अरुण त्रिपाठी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। तो ज्ञान, जानकारी, नॉलेज हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा कि हम ये जो समस्याएं आएंगी, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको तकनीक मालूम है, उसको मैनेज करना आता है इन चीजों को, तो आप इन सब समस्याओं से पार पा लेंगे। क्योंकि जब नॉलेज होगा तो आप पैसा अर्न करेंगे। बहुत सारी चीजें पैसे से भी मैनेज हो जाती हैं। तो हमें ज्ञान अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, हम जिस लेवल पे हैं उससे और ऊपर उठना पड़ेगा ज्ञान के माध्यम से। और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हमारा जो लेवल है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जब ज्ञान बढ़ जाएगा तभी हम आगे बढ़ने की रफ्तार में आ रहे रोड़ों, अड़ंगों, अड़चनों से पार पा जाएंगे।
क्योंकि ज्ञान ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम कोई भी काम को आसान कर सकते हैं। टेक्निक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर जी हम अपने काम को चारों ओर फैला सकते हैं। भाई जी शिव जी जी। कुमार बरनवाल जी। डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में, लोग बोलने लगते हैं, तो थोड़ा डेकोरम बनाए रखें मित्र लोग तो अच्छा है। क्योंकि जब कोई बोल रहा है तो थोड़ा लय बिगड़ जाती है। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि जब टेक्निक आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो हम उसको चारों ओर, अपना बिजनेस भी चारों ओर फैला सकते हैं। सेमिनार, डिप्लोमा, कार्यक्रम, वीडियो, किताबों का ज्ञान हमें निरंतर अवेयर रहने की सीख देता है। सीखने की ऐसी ही तकनीकों के इस्तेमाल से हम अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। वक्ता बनने का लाभ यह है कि हम किसी भी स्टेज पर कितने भी लोगों के सामने अपनी बात सफलतापूर्वक रख सकते हैं। उसी से हम लीडर बन सकते हैं। तो कोई चाहे कि नहीं, बगैर हम कुछ सुने, बगैर कुछ पढ़े हम ऐसे ही बोलने लग जाएं, तो ऐसा संभव नहीं। थोड़ा बहुत तो अनुभव आएगा तभी आप बोल पाएंगे। भाई जब हमने इसमें बोलना, ये जो जूम मीटिंग होती है, इसमें जो निरंतर हमें बोलने का मौका मिल रहा है, तो हम कहाँ बोल पाते थे शुरू में। हमें तो लगता है अभी भी बहुत बढ़िया नहीं बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। अपने जो वरिष्ठ साथी हैं, तमाम सारे सीनियर्स हैं, सीके कुशवाहा जी की मीटिंग पिछली बहुत लाजवाब थी, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। महेश जी की मीटिंग बहुत अच्छी होती है, और अवतार सर की मीटिंग, मुकेश जी की मीटिंग, और अलका जी की मीटिंग, स्नेहा जी की, रानी जी की, सभी साथियों की मीटिंग बहुत जबरदस्त होती है। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो शब्दावली प्रयोग की जाती है मीटिंग में, वो भी बहुत ध्यान आकर्षित करती है। किस चीज के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। क्योंकि जो सीखने वाला होता है वो हर चीज नोट करता है। जिसको नहीं सीखना, अपना ठीक है, मीटिंग चल रही है और सुन रहे हैं, उधर दूसरा भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मीटिंग से जुड़े हैं तो मीटिंग को गंभीरता से सुनना चाहिए सभी साथियों को। क्योंकि ये जो जूम मीटिंग है, ये हमें हमारी जो ग्रोथ है, हमें जो टेक्निकल, रॉयल्टी, एमराल्ड, रूबी, जो भी हमें ले जाना है, ये एक जूम मीटिंग ही है जो हमें साल के 365 दिन चलती रहती है, जो हमें मोटिवेट करती है। क्योंकि सेमिनार साल में एक दो बार होते हैं। कोरोना के बीच, जब से कोरोना आया तो मीटिंगें बंद हो गई। तो मीटिंग्स में ये भी होता था कि भाई आपको दूर जाना भी पड़ता था, पैसे भी लगते थे। ये तो एक निःशुल्क है, जिसमें आप सारे साथी बैठते हैं, और पूरे देश में सब कोई इसमें जुड़ के अपना इसका लाभ ले सकता है। मीटिंग्स का सीनियर साथियों के जो बोलते हैं उसका लाभ ले सकता है, सुन के दूसरे साथियों को बिठा सकता है, मोटिवेट करा सकता है। तो ये भी एक माध्यम है सीखने का हम सभी के लिए। तो हम कह रहे थे कि हम स्टेज पे भी अगर हम सीखते हैं, वीडियो और किताबें पढ़ते हैं, और दूसरे कार्यक्रम में हम शामिल होते हैं, तो हम बोलने के भी ताकत आ जाती है। जो कि हमने पहले कहा कि भाई हम लिखते थे, खबरें लिखते थे, लेकिन जब इसमें बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुधार तो होता ही है। ऐसे ही बाकी साथी भी जब शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी नहीं थी मीटिंग बहुत सारे साथियों की, लेकिन सभी की आज मीटिंग एक जबरदस्त मीटिंग होती है, सभी कोई तारीफ करता है। तो ये सीखने से ही आता है, कोई एक दिन का काम ये सब नहीं है। मित्रों, संघर्ष तो करना पड़ेगा, विषय से हमें भटकना नहीं है। संघर्ष तो उनको भी करना पड़ा जिनको हम भगवान मानते हैं। अब भगवान की बात आई तो अब भगवान शिव को जगत के कल्याण के लिए विष पीना पड़ा। ऐसे ही, लेकिन एक उन्होंने एक रास्ता दिखाया
एक सन्मार्ग स्थापित करने के लिए पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ये कितना बड़ा संघर्ष है, कितना बड़ा त्याग है। आज कहीं कुछ हो सकता है ऐसा क्या? तो त्याग संघर्ष जो है आसान नहीं है। ऐसे ही भगवान राम को लें, जब सजा सजाया सिंहासन छोड़कर 14 सालों के लिए वन को जाना पड़ गया, कितना बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा एक राजा के राजकुमार को, जिनको हम भगवान मानते हैं। तो जब उनके सामने संघर्ष था, तो हमारे सामने तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हम अलग से आए हैं जो हमें ऐसे ही प्लेट में सजा के हलवा की तरह मिल जाएगा। फिर वन में पत्नी का हरण हो गया, उसे वापस लाने और संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए राक्षसों से युद्ध किया। भाई को मौत के मुंह से जाते जाते बचाया। तो ये सब उदाहरण है। तो जिन्हें हम अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने इतने कष्ट सहे, तो हम तो एक मानव हैं, हमें कोई चीज, कोई उपलब्धि सहजता से नहीं मिलने वाली है। बिना हमारे संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमें इन इन सब चीजों से भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए कि जब उन्हें नहीं मिला बगैर संघर्ष के, इतने कष्ट सहे, तो हम क्या हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण की बात करें तो उनका तो जन्म ही कारागार में हुआ। वह तो अपने माँ बाप के पास रहने का सुख भी नहीं उठा पाए। उन्हें तो यशोदा जी ने पाला। जब मिले भी तो बहुत कम समय के लिए अपने माँ बाप से मिले। तो उनके 6 भाइयों का कंस ने वध ही कर दिया। लेकिन वह सर्वशक्तिमान थे, जब इतने सारे राक्षसों का वध उन्होंने बचपन में कर दिया, तो चाहते तो कंस को भी पैदा होते ही मार देते। लेकिन उन्होंने एक आदर्श, संसार को एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नहीं किया। जब एक मौका आया तब उन्होंने उनका वध किया। मित्रों, चूंकि रामकृष्ण शिव हमारे जीवन में रचे बसे हैं, इसलिए उनके जीवन से उदाहरण दिए। मेरा उद्देश्य धर्मोपदेश नहीं है, धर्म का उपदेश देना नहीं है। मित्रों को इसे अन्यथा न ले। तो एक उदाहरण के तौर पे हमने इसे बस बताया है कि क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उन्होंने संघर्ष झेला है, तो हम क्या हैं। हमें तो संघर्ष करना ही पड़ेगा कुछ भी पाने के लिए। एक छोटी सी चीज भी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं भी धीरे धीरे संघर्ष की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहला संघर्ष तो तभी शुरू हो जाता है जब हम घर छोड़ते हैं। घर की सुख सुविधाएं छोड़कर जब हम बाहर निकलते हैं, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। अब मैं छोटा सा उदाहरण अपना दूंगा। जो अभी मैं श्रावस्ती गया था, मैं बताऊं। मंगलवार को मैं बाइक से लगभग 50 किलो अपने प्रोडक्ट लाद के, सामान पीछे बाइक पे और झोले में टांग के और पीठ पे लाद के श्रावस्ती गया था, जो लगभग 160 किलोमीटर दूर है। बाइक से मैं गया था। आज मैं लौटा हूँ वहां से। और इस दौरान लगभग 500 किलोमीटर बाइक चली होगी। 160 आना, 160 जाना, प्लस वहां जो करीब 150-200 किलोमीटर वहां घूमे, लोगों से मिले। कोई इस छोर पे है, कोई उस छोर पे है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह बैठा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ कि किसी को बोल दूं कि सब कोई हमारे पास चला आए और हमारी बात सुने और प्रोडक्ट लेके चला जाए और ज्वाइन करके चला जाए। तो संघर्ष यही है। हाँ, ये जरूर है कि ये रेगुलर नहीं हो पाता कभी। अगर हम ये रेगुलर कर पाते तो आज हम दूसरी स्थिति में होते। जैसा मैंने पहली मीटिंगों में भी कहा। तो जो भी ये बरकरार रख पाता है, जो भी ये बरकरार रख पाए, मेरी कोशिश है कि बरकरार रहे। जो चीज मैं कर पा रहा हूँ, जो काम है मैं कर पा रहा हूँ, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। जरूर मैं किसी भी काम पे पहुंचूंगा जरूर। तो ये संघर्ष ही है मित्रों। 500 किलोमीटर, इस हमारी एज लगभग 60 साल की है। और आ, लेकिन खुद को बूढ़ा होने नहीं देना चाहता। मेरी तमन्ना यही है, मैं खुद को बूढ़ा न होने दूं। और इसीलिए मैं इस बिजनेस को बहुत तन्मयता से करता हूँ। जब भी मैं निकलता हूँ, तन्मयता से करता हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई इस उम्र में इतनी भाग दौड़ अच्छी नहीं है। भाई आपके तो तीनों बच्चे नौकरी करते हैं, तो भी काहे दौड़ते फिरते हैं।
हाय पैसा हाय पैसा। तो मैं कहता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है। मैं हमें अच्छा लगता है ये काम करना, लोगों से मिलना, लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना, अच्छे प्रोडक्ट के बताना अच्छा लगता है। मैं उनसे कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप इसे लें, जरूरी नहीं है कि आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी बात है, और इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। मैं चार लोगों से मिलता हूँ, कुछ पुराने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, कुछ पुराने अपने साथियों से मिलता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, तो हमें अच्छा लगता है, हमें ऊर्जा मिलती है। लोग कहते हैं कि भाई आसान नहीं है कि 160 किलोमीटर बाइक से चले आना श्रावस्ती, और वो भी इतना सामान लाद के। आप गजब के आदमी हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने संघर्ष की मैं बात आप सभी को बता रहा हूं। अ, हमारे पास कार नहीं है अभी, और चाहूं तो कार ले लूं, कल ले सकता हूं। लोन मिलता है आजकल, बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि अनावश्यक चीजें न रहें, क्योंकि शहर में रहता हूं तो भाई ओला बाइक काम करती ही है। जहां जाना है ओला बाइक, ओला बाइक है, ओला कार है, या उबर है, कुछ भी है, कहीं से कहीं चले जाओ। कार का अनावश्यक एक रख रखाव, एक कोई चीज हो जो हमें एसेट के रूप में हो। ये भी एक हमने सीखा है किसी से, कि किसी ने बताया था कि कोई चीज है जो हमारे लिए एसेट है, तो वो अच्छा है, बेहतर है। और कोई चीज है वो लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो बेकार है। शहर में देखते होंगे सभी के घरों के दरवाजे कार कार खड़ी होगी। हमारे मोहल्ले में भी सभी के दरवाजे खड़ी हैं कारें, लेकिन देखता हूँ कि महीने में एक बार वो चलती है। तो वो एक तरह से लाइबिलिटी है, क्योंकि उसका सर्विसिंग तो आपको कराना पड़ेगा ना, रख रखाव तो करना पड़ेगा ना उसका, ऐसे तो चलेगी नहीं। तो ऐसी कार का क्या फायदा जो लाइबिलिटी के रूप में हो हमारे लिए, कि केवल सो है कि हाँ भाई हम कार से चल रहे हैं। कार जरूरी है तो लेना जरूरी है, अगर हम उसका कुछ उपयोग कर लें, उसके माध्यम से अगर हम कुछ बिजनेस करें तो अच्छा है। तो विचार आता है कि जैसे बहुत दूर जाते हैं, 150 पौने 200 किलोमीटर बाइक से, तो परिवार के लोग भी कहते हैं भाई भाई सबको अपने जो प्रिय होते हैं, जो परिवार के लोग हैं, तो भाई हमारे बच्चे भी कहते हैं कि इतनी दूर बाइक चला के मत जाया करिए, तो एक कार ले ली जाए। तो देखो जब ईश्वर चाहेगा और हो जाएगी कार भी किसी दिन, हम भी उसी में सामान लाद के जाया करेंगे। तो मित्रों, लाइबिलिटी और उसकी मैं बात कर रहा था, तो उसमें एक चीज ये भी है कि अ, जो हम कह रहे थे कि जैसे श्रावस्ती में गया, वहां पे कोई व्यक्ति एक जगह नहीं रहता। अब वो भी थोड़ा सा वन प्रभावित क्षेत्र, वन बहुत है वहां पे, बहुत ज्यादा वन क्षेत्र है वहां पे, क्योंकि मैं वहाँ 2.5-3 साल रहा, वहां से अच्छी तरह से परिचित हूँ। अब वहां हुआ क्या, एक छोटा सा अनुभव। अ, हमारे एक इनडायरेक्ट परिचित थे, शुक्ला जी। मैं बहराइच गया था पिछले दिनों, तो वो हमारे हमसे उनकी मुलाकात हुई इनडायरेक्ट, मतलब सीधे हम हमारी उनकी मतलब किसी के इंट्रोडक्शन से नहीं हुई। उनका एक पेट्रोल पंप है वहीं श्रावस्ती में, उनका यहाँ लखनऊ में भी घर है, और वहाँ जहाँ पेट्रोल पंप वहीं पास में उनका गांव है। उनके मैं घर भी गया, आलमबाग इलाके में है उनका घर, उनको प्रोडक्ट भी दे के आया। उनके माध्यम से एक व्यक्ति मिले हमारे रायबरेली जिले में, उन्होंने भी प्रोडक्ट लिए। संयोग से मैं जब श्रावस्ती अब की बार गया, तो मैंने जब पहले दिन फोटो डाली लोगों को सामान वामान देने की, तो उन्होंने देखा ग्रुप में फोटो, तो उन्होंने पूछा हमसे मैसेज करके, मिश्रा जी कहाँ हैं? हमने बताया मैं तो श्रावस्ती में हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा कि श्रावस्ती में कहाँ है? हमने बताया।
हरदत्त नगर गिरंट में है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने पेट्रोल पंप पर हूँ, दर्शन दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो अब चूंकि वो हमसे बुजुर्ग है, सिंचाई विभाग में रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सिंचाई विभाग अभी भी उनकी सेवाएं ले रहा है, 40,000 रुपए अभी भी वहां से पाते हैं। तो अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। और 6 बज गए थे हमें परसों। एक बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि व्यवहार कैसे बनता है, लोग कैसे व्यवहार करते हैं। और तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं परसों चला जाऊंगा, मतलब कल के लिए बताया कि कल लखनऊ चला जाऊंगा वापस। तो परसों शाम को जहाँ पे मैंने आखिरी बार सामान दिया मल्लीपुर में, वहाँ पे 6 बज गए थे लगभग लगभग। और ग्रामीण तराई इलाका है वो, श्रावस्ती नेपाल की तराई है। वहाँ से नेपाल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और थोड़ा ठंड भी होती है वहाँ अभी भी। तो लेकिन मैंने सोचा कि 6 बजा है, और अंदाज हमने लगाया कि शायद मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा वहाँ, जहाँ पे उनका पेट्रोल पंप है। लेकिन अ, राप्ती नदी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। देखा होगा आप सभी साथियों ने, मैंने उस समय हमने अपनी लोकेशन शेयर की थी अपने ग्रुप में। ये जो स्वस्थ भारत अपना मिशन है, उसमें हमने अपनी लोकेशन शेयर की थी। क्योंकि रात हो रही थी, थोड़ा सा इतना अनजान नहीं, लेकिन थोड़ा तो भाई अनजान है ही है। तो हमने सोचा कि लोकेशन शेयर कर दें। तो मैं वहां से गया, और हमको पहुंचते पहुंचते बज गया 7:20, मतलब 1-1.5 घंटे से ज्यादा लग गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो बैठे थे हमारे जो शुक्ला जी थे, उन्होंने चाय वाय पिलाई। फिर हमने गूगल पे, चूंकि हमें वापस आना था, चूंकि हमारा जो कपड़े वगैरह थे वो गिरंट में रखे थे, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथ काम कर चुके हैं, प्रदीप त्रिपाठी जी, उनके घर पे। तो मैंने उनके जो भाई थे, उन्होंने रास्ते में फोन भी किया कि आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि मैं अभी लौट आऊंगा। तो लेकिन जब वहां पहुंचा तो शुक्ला, हमने गूगल मैप पे चेक किया कि कितनी दूर हमें वापस जाना है। 7:30 बजे चाय पीते पीते लगभग 8 बज गया। तो दिखा रहा था कि 52 किलोमीटर जाना है। अब 52 किलोमीटर रात 8 बजे इंटीरियर इलाके में, तराई इलाके में, हालांकि सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जब रात में बाइक से चलो तो सामने से लाइट पड़ती है तो बहुत कठिनाई होती है, धीमी करनी पड़ती है बाइक, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मित्रों, उन्होंने, शुक्ला जी ने हमसे कहा कि भाई हम आपको जाने नहीं देंगे। वो जो कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, ना उन्होंने हमारे साथ काम किया है, कुछ नहीं, बस हमारी ऐसे ही मित्रता हुई। और उन्होंने कहा हम आपको जाने नहीं देंगे इस समय, आपकी एज भी लगभग 60 तो होगी ही। तो उन्होंने, हमने बताया कि हाँ 60 हो जाएगी जुलाई में, क्योंकि 21 में रिटायर हुआ, तो 23 में सरकारी जो डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से 60 हो ही जाएगी जुलाई में। तो अब उनका आग्रह हमें मानना पड़ा। फिर हमने जो जहाँ पे रुका था उनको फोन किया, भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, रात हो गई है, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। अब चूंकि दूसरे के घर पे रहो तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि समय से घर पहुंच जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपना घर तो है नहीं। अपने घर तो चाहे जब पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप दूसरे घर पे रहते तो उसकी भी सुख सुविधा का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो मैंने फोन किया और बताया कि मैं इस समय रात में नहीं आ पाऊंगा। मित्रों, रात में फिर वो पेट्रोल पंप से फिर अपने घर ले गए, हमारी बाइक वहीं खड़ी करा दी पेट्रोल पंप पे, हमारा जो बैग एक था वहीं रखवा दिया कमरे में। फिर उनकी बाइक में उनके घर गया। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना भोजन व्यवस्था कराई, खाना पीना खाया। और सुबह भी स्नान ध्यान किया। उसके बाद हमने कहा कपड़े नहीं हैं, तो उन्होंने हमें लुंगी वगैरह की व्यवस्था की। एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह जो होता है कि भाई स्नान करना है तो भाई आपको अंडरवियर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, नहाना है तो उन्होंने नए अंडरवियर भी की भी व्यवस्था की। एक है छोटी सी बात है, लेकिन ये किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए इतनी सुख सुविधा उपलब्ध कराना हमारे लिए तो बड़ी गौरव की बात हो गई। एक तरह से देखा जाए तो है छोटी बात, आप
सोच रहे होंगे कि अंडरवियर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कोई मेहमान आपके घर आया है, उसके पास कपड़े नहीं है, मान लीजिए नहीं लेके आ पाया और रुक गया है, तो हमने सोचा अपने दिमाग में कि हमें भी शुक्ला जी से सीख लेनी चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर आ जाता है और उसको ऐसा संयोग पड़ जाता है, कपड़े नहीं लाया है और उसको स्नान ध्यान करना है, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा व्यवस्था रखनी चाहिए, अंडरवियर, बनियान, तौलिया, इस तरह की चीजें। हो सकता है बहुत सारे घरों में रहती हों, बहुत सारे घरों में नहीं रहती हैं। तो एक एक सीख हमें मिली वहां से। और तो इसीलिए मैंने ये, फिर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमने सोचा ये कि मैं आंवला के लड्डू ले गया था। हमने सोचा कि शुक्ला जी ने इतना सब किया हमारे लिए, चलो भाई इनको एक पैकेट, एक डिब्बा आंवला का लड्डू दे दें। हमने आंवला का लड्डू दिया उनको, तो शुक्ला जी ने ले तो लिया संकोच बस, लेकिन 5 मिनट बाद कहा, क्योंकि हम लोग पेट्रोल पंप पे आ ही गए थे, तो वहीं पे हमने दिया, चूंकि बैग वहीं रखा था हमारा, तो हमने आंवला का लड्डू दिया। तो वो थोड़ा सा संकोच, हमने कहा घर लेते जाइएगा लखनऊ। फिर उन्होंने 5 मिनट बाद हमसे कहा, मिश्रा जी पेट्रोल भरा लीजिएगा। हमने कहा हमारी गाड़ी में पेट्रोल है, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप पेट्रोल भरा लीजिए वहां पे जाके। तो हमें 3 लीटर पेट्रोल भी हमारी गाड़ी में भरवाया। तो कौन आज के युग में कौन करता है? सब कोई लेने की सोचता है कि भाई आया तो चलो हम ले लें इससे। बहुत सारे साथी ऐसा करते हैं कि बस ले लें ले लें ले लें, कोई देना नहीं चाहता, किसी के ऊपर खर्च करना नहीं चाहता। तो मित्रों, ये एक वाकया था जिससे हमने काफी कुछ सीखा है, और इसीलिए मैंने ये अनुभव आप सभी के बीच शेयर किया। हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी को ना अच्छा लगा हो। तो नहीं अच्छा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा सभी से, लेकिन एक हमें लगा कि ये बताना चाहिए वाकया। तो फिर उन्होंने फोन करके, जब मैं आया कल, जब फिर हम दूसरी जगह पे आ गए, फिर उन्होंने फोन किया कि मिश्रा जी कहाँ पहुंचे। तो ऐसे ही किसी के प्रति लगाव जो होता है, तो स्वाभाविक है वो अनुभव शेयर करता ही करता है, किसी न किसी तो बताता ही है। तो मैंने यहाँ बताना उचित समझा। आप सब नेटवर्कर हैं, ऐसे वाकये होते हैं, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ, अनजान साथी के यहाँ रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है, या आपके यहाँ कोई अनजान साथी या कोई आ सकता है, तो ये सब होता रहता है। तो मित्रों, ये सारी चीजें थी। और अभी लोगों के में बिजनेस के प्रति इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि जैसे मैंने बताया कि एक ही जगह बुला लिया जाए। धीरे धीरे परिपक्वता आ जाएगी। श्रावस्ती में भी लोग हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कुछ लोगों को अभी की ज्वाइनिंग हुई है, कुछ लोग नए आए हैं। तो धीरे धीरे अभी हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि श्रावस्ती की टीम से रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर भी निकलेंगे, और ऐसा ही मेरी दूसरे जिलों और प्रदेशों की टीमों के साथ भी होगा। जो मैं कर रहा हूं उसे मैं अपने संघर्ष के तौर पर ही देखता हूं, लेकिन हाँ, हमें भी इसे बिना नागा करते रहना है, तभी हम कोई मुकाबला, तभी कोई हम मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज हमने सोचा था कि श्रावस्ती के कुछ साथियों को हम इन्वॉल्व कराएंगे, शामिल कराएंगे, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि शादी ब्याह का दौर अभी भी चल रहा है। एक चीज ये गौर करने वाली है, एक ये विषय भी है। शादी ब्याह जब होता है गाँव में, तो आदमी उसी में व्यस्त रहता है कि आज यहाँ शादी है, वहाँ व्यवहार पहुंचाना है। और चूंकि सबके यहाँ लोग आते जाते हैं, व्यवहार दे जाते हैं, तो गांव के लोगों का एक ये होता है कि नहीं। तो इस समय जो चल रहा है, वहाँ पे लोगों को समय मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी जो मैं गया वहाँ पे, टाइम दिया, इसके बावजूद लोगों ने हमें, हमारे सहयोग किया, हमें मिले, और जो भी कुछ सामान लिया, कुछ ज्वाइनिंग हुई। तो हम सभी को, उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जो लोग नए आए हैं, नई टीम बन रही है। और
सभी का हृदय से हम बहुत आभार व्यक्त हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों को हम आज इसमें जूम मीटिंग में बुलाने का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन उन लोगों से किसी से बात हुई नहीं। तो अब चूंकि समय भी हो रहा है और अब ज्यादा हमारे पास कुछ कहने को नहीं है और 9:26 हो भी गया है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और कोई अगर त्रुटि हुई हो तो सभी से क्षमा प्रार्थना है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की। और दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो अपनी एनिवर्सरी है 23 अप्रैल को, उसकी तैयारी भी मैं कर रहा हूं और कोशिश है कि कुछ और साथी हमारे साथ चलें, क्योंकि दिल्ली थोड़ा सा यहाँ से, अब कोई इंटीरियर श्रावस्ती से आना, पहले उसको लखनऊ लाना है, फिर लखनऊ से उसको दिल्ली ले जाना है। तो प्रयास चल रहा है, अब देखते हैं कितना हमारा प्रयास सफल होता है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो सभी साथी, बाकी टीमें सब काम कर ही रही हैं, नए नए अचीवमेंट के लिए तैयारी कर ही रही हैं। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय एमबीडी।